अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। मैं जोसेफ अमेरिकन आर्मी से हाल ही में रिटायर्ड हुआ हूँ। वैसे तो मैं बेशुमार मुहिमात में हिस्सा ले चुका हूँ, लेकिन ये मुहिम मेरी ज़िंदगी की ख़तरनाक तरीन मुहिम है। मेरी उम्र 40 साल है। बीवी, 2 बच्चों के अलावा और बीमार उम्र रसीदा वालदा के मेरा कोई नहीं। लोग बूढ़े होकर नौकरी से रिटायर्ड होते हैं, लेकिन मैं अब भी खुद को जवान और फिट समझता हूँ। और शायद यही वजह है कि चंद माह ही मुश्किल से अपने आबाई कस्बे में फैमिली के साथ रह पाया और नई नौकरी की तलाश में चल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई, वालदा का इलाज और घर का खर्चा चलाना कोई आसान काम नहीं। वैसे भी इंसान आखिरी सांस तक कुछ नया करने की जुस्तजू में लगा रहता है। और आखिरकार एक दिन इंटरव्यू कॉल लेटर वसूल हुआ। रात के खाने पर सब घर वाले जमा थे। मैं गोया हुआ। मामा, महकमा जंगलात कैलिफोर्निया वालों ने मुझे नौकरी के लिए बुलाया है और तनख्वाह भी माकूल है। मेरे ख्याल में अब काफ़ी आराम हो गया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो ये नौकरी ज्वाइन कर लूँ। मामा काफ़ी समझदार थी। इन्होंने खांस कर जवाब दिया, बेटा जोसेफ, वालिदैन हर वक्त अपने बच्चों को आंखों के सामने देखना चाहते हैं। नौकरी पर जाओ, मगर हर बार जल्दी आने की सोचना। वैसे मुझे पहले ही पता था कि तुम घर बैठने वाले नहीं हो। खैर, सबने इजाज़त दे दी और मैं तैयारी में मसरूफ़ हो गया। मैं हथियारों पर ख़ास भरोसा नहीं रखता था, इसलिए हर वक्त अपने साथ कमांडो खंजर ज़रूर रखता हूँ। आर्मी लाइफ में कमांडो खंजर चलाने की महारत हासिल की है, जो कि अब तक नहीं मैं भूला। कैलिफोर्निया के जंगलात पूरी दुनिया में मशहूर हैं और आए दिन मीडिया पर इनका जिक्र होता रहता है। इंटरव्यू के दौरान एक साहिब ने साफ़गोई से कहा, देखो मिस्टर जोसेफ, आपको जिस जगह तैनात किया जा रहा है वो जगह इंतहाई पुरखतर और पुरअसरार है। ये कोई आम जंगलात नहीं है। यही वजह है कि पिछले 6 माह से कई लोग जान से गए और कुछ लापता हुए। मरने वाले अफराद में हमारे महकमे के लोग भी शामिल हैं। जंगल में हर वक्त वैशी कबाइल के अलावा खतरनाक चरिंद परिंद और गैर मरी मखलूक का खतरा रहता है। मेरे चौंकने पर इसने बात जारी रखते हुए मुझे खबरदार किया। मैंने पुरअसरार इसलिए कहा है कि मरने वाले अफराद किसी एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुए, बल्कि पोस्टमार्टम से ये इंकशाफ हुआ था कि ज़्यादातर अफराद डर या खौफ की वजह से हलाक हुए थे। किसी को हार्ट अटैक हुआ था और किसी को बुरी तरह चीर फाड़ डाला गया था, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक किसी जानवर की कारस्तानी नहीं थी ये। इन जंगलात की और भी कई कहानियां मशहूर हैं। यही वजह है कि बारी बरकम मुआवजे देने के बावजूद भी कोई ये नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। हमने आपका प्रोफाइल पढ़ा है और आपको इस नौकरी के लिए सिलेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आर्मी की तरह यहाँ भी अपनी ड्यूटी खूब तरीके से सरअंजाम देंगे। ऑफिसर का खिताब काफ़ी लंबा हो गया था। सच पूछो तो ऐसी डरावनी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ी। वहाँ कुछ ज़रूरी कागजात साइन किए और अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेकर बस अड्डे पर आ गया। महकमा जंगलात की टोटल 136 चौकियाँ थीं और मुझे चौकी नंबर 130 पर रिपोर्ट करनी थी, जो हमारे शहर से 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़ थी। बस अड्डे पर काफ़ी भीड़ थी और दोपहर का वक्त था। एक बस वहां जा रही थी, लेकिन आधी खाली थी। शायद वहां के लोग भी इन जंगलात की कहानियों को सच मानते थे, जिस तरह वो ऑफिसर बता रहा था। खैर, मैं तो इन बातों को बकवास समझता हूँ। मुझे तो सिर्फ अपनी नौकरी से दिलचस्पी है। आखिरकार बस चल पड़ी। बस ने खासा तवील सफ़र तय किया। चौकी नंबर 130 की आवाज़ सुनकर मैंने अपना बैग संभाला। मुझे उतारकर फराटे बरती हुई बस आगे चली गई। सूरज ढलने में अभी कुछ वक्त था।
रास्ते के दाएं तरफ सड़क से हटकर 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत जिसे चौकी नंबर 130 का नाम दिया गया था। ऐसे घने जंगल में वाहिद ये बोसीदा और वीरान इमारत सर छुपाने के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। मेरे इस्तकबाल के लिए 2 अहलकार पहले से मौजूद थे। इन्होंने मुझे वेलकम कहा। मेरा नाम डेविड है, मैं यहाँ का लोकल हूँ। दूसरा बोला, मेरा नाम मैथ्यू है और मैं भी लोकल हूँ। वो दोनों मेरे महतात थे और मैं इनका इंचार्ज था। एक कमरे में 3 चारपाइयाँ पड़ी थी। दूसरे कमरे में किचन बाथरूम के अलावा 3 अदद सरकारी बंदूकें और कारतूस भी पड़े थे जो हमें अपनी हिफाजत के लिए दी गई थी। वहाँ का बागौर जायजा लेकर हम बातों में मसरूफ हो गए। सर, आप थके हुए हैं, इसलिए आप आज आराम करें। हमने आपका खाना रख दिया है। वो दोनों मुकामी अफराद थे और सरे शाम होते ही वापस अपने गांव चले जाते थे। मैं यहाँ अजनबी था, इसलिए चौकी नंबर 130 ही मेरा ठिकाना थी। ड्यूटी कुछ इस तरह थी कि दिन को बाहर कुर्सियां लगाकर हर आने जाने वाली गाड़ी और अफराद की निगरानी करनी थी, जबकि मशकूक अफराद को रोककर पूछताछ करना भी हमारी ड्यूटी में शामिल था। अंधेरा फैलने से पहले ही वो दोनों चले गए। मैंने मोबाइल पर बीवी बच्चों से बात की और अपनी ड्यूटी के बारे में बताया। मामा ने बहुत सारी दुआएं दी। यहाँ बिजली बहुत कम जाती थी, इसलिए दोनों कमरे रोशन थे। मैंने पहले खाना खाकर बाद में सरकारी बंदूकें चेक की। वो तीनों अच्छी कंडीशन में थी और तैयार थी। बाद अज़ां मैंने बाहर कुर्सी लगाई और काफ़ी देर वहीं पर बैठा रहा। इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आई, जबकि अंधेरा गहरा होने पर वो सड़क मुकम्मल सुनसान और वीरान महसूस हो रही थी, यानी रात को यहाँ कोई नहीं सफ़र करता होगा। खैर, काफ़ी देर तक मैं दाएं बाएं जंगल का जायजा लेता रहा और 12 बजे बिस्तर पर आकर दराज हो गया। सारी रात जंगल से जानवरों की आवाज़ें आती रही, लेकिन मुझे खूब नींद आई। मेरे दोनों अहलकार भी बीवी बच्चों वाले थे, इसलिए वो खाना खाकर आते थे, जबकि मुझे अपना काम खुद करना पड़ता था। यहाँ से एक छोटा सा टाउन था जो तकरीबन जंगल में ही वाक़ था और हमारी चौकी से 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ था। हर 2 हफ्ते बाद मैं पैदल ही वहाँ से राशन और सब्जी वगैरह खरीद कर वापस आता था। टाउन के इकलौते बैंक से हर माह यकम को हमें सैलरी मिलती। अपना खर्चा निकाल कर बाकी रकम अपने घर वालों को बेचता था। 3 माह तक सब ठीक चल रहा था, जबकि कभी कभी मैं इस अफीसर के बारे में सोचता था कि यहाँ आते वक्त किस तरह इसने डरावनी बातें की थी। एक रात अचानक चीख की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। बाहर किसी जानवर के कराहने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। मैंने बंदूक उठाई और चौकी से बाहर निकल आया। बाहर गुप अंधेरा था। मैंने जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ का रुख किया। सड़क के किनारे एक भेड़िए का बच्चा शदीद जख्मी हालत में पड़ा दर्द से कराह रहा था। शायद किसी चलती गाड़ी से टकरा गया था। यहाँ अक्सर जंगली जानवर रात के वक्त सड़क पर निकल आते हैं और बास जानवर तेज रफ्तार कार वगैरह से टकराकर या तो मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। मैं मदद के लिए लपका तो वो बच्चा एक आदमजात को अपने करीब पाकर और जोर से चिल्लाया। मैंने फौरन इसे अपने हाथों में उठाया और अंदर कमरे में ले आया, जहां हर वक्त एक फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा रहता था। आज वो दवाई काम आ ही गई थी। मैंने पायोडीन से इसके जख्म साफ किए और दवाई लगाकर मरहम पट्टी कर दी। थोड़ी देर बाद इसे आराम आ गया और वो सो गया। मैं भी कुछ देर सिगरेट के कश लगाता रहा और फिर मैं भी सो गया। मेरी तरह डेविड और मैथ्यू भी भेड़िए के बच्चे का खास ख्याल रखते थे। हमने इसकी खुराक का खुसूसी बंदोबस्त कर रखा था। इलाज के बाद इसके जख्म भी ठीक हो गए थे। अभी वो छोटा था, इसलिए रात के वक्त इसको दूसरे कमरे में बंद करके रखता था ताकि वो बाहर ना निकल जाए और किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाए।
बाकी दिन भर वो आराम से खेलता रहता था। काफी माह गुजर गए थे, इसलिए मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपने गांव आ गया। मेरी छुट्टी के दौरान डेविड और मैथ्यू चौकी नंबर 130 में सोते थे और फोन पर इनसे बातचीत भी होती रहती थी। हर दफा वो भेड़िए के बच्चे की शिकायत करते थे। इनके मुताबिक वो भेड़िया रात के वक्त अचानक जोर जोर से चीखना शुरू कर देता था। खैर, मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैं सब घर वालों से अलविदा कहकर वापस ड्यूटी पर आ गया। और फिर रोज का रूटीन। वो दोनों पहले की तरह सरे शाम ही चले जाते थे। कुछ दिनों से भेड़िया रात के वक्त ज्यादा ही शोर मचाने लगा था। मेरे सहलाने से वो खामोश तो हो जाता, मगर बेचैन जरूर रहता। शायद अब वो बड़ा हो रहा था या फिर जंगल में अपने जैसे भेड़ियों के साथ रहना चाहता हो। खैर, वजह जो भी हो, मेरे लिए परेशान कम थी। एक दिन मैं जरूरी सामान लेने के लिए पास वाले टाउन में गया। चर्च से बाहर होकर बाजार से जरूरी सामान लिया और वापसी की राह पकड़ी। शाम तो वहीं पर हो गई थी और अब अंधेरा फैलने लगा था। मैं सामान उठाए जंगल के दरमियान पगडंडी से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। एकदम जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। शायद मेरा वहम था। खैर, मैं दोबारा चल पड़ा। इसी मर्तबा यूं ही अचानक पीछे मुड़कर देखा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे देखकर दरख्त की ओट ले ली हो। मैंने फौरन खंजर निकाला। शायद कोई आदमखोर जंगली ना हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव इस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। लम्हा ब लम्हा मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से किसी बंदे को वहां पर छुपते देखा, तो आखिर वो कहाँ चला गया? मैंने खुद कलामी की। जंगल वाकई खतरनाक था। बहुत करीब से शेर, भालू और हाथी की आवाजें महसूस कर रहा था, इसलिए खंजर हाथ में ही पकड़े रखा और पांव पर जोर रखा, लेकिन शायद वो भी मेरे ताकुब में थे। अचानक झाड़ियों में से एक शेर नमूदार हुआ। मेरे पास बंदूक नहीं थी और इस खंजर से ऐसे वहशी जानवर से लड़ना बेवकूफ़ी थी। इससे पहले कि वो मुझ पर लपके, मैं फौरन एक घने दराज दरख्त पर चढ़ गया। शेर काफी देर गुस्से से दौड़ता रहा और मुझे घूरता रहा। वो बहुत भारी भरकम था, इसलिए बड़े दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए वो चला गया। मैं काफी देर तक दरख्त पर बैठा रहा ताकि वो वापस ना आए, लेकिन वो नहीं आया और मैं दरख्त से नीचे उतरा। अब मुझे एहसास हो गया था कि अफीसर ने ठीक कहा था, ये जंगल पुरखतर भी है और पुरइसरार भी, तभी तो यहाँ कोई नहीं आता। खैर, मैं चौकी तक पहुंच गया, जबकि भेड़िया भी शदीद चीख रहा था। मुझे देखकर दौड़ता हुआ मेरे कदमों पर अपना सर रख दिया। वो मुझसे काफी मायूस हो गया था। आज की रात बड़ी मुश्किल से कटी। सारी रात इन वाकयात को लेकर सोचता रहा और करवटें बदलता रहा। सुबह को डेविड और मैथ्यू से मैंने इस बात का जिक्र किया। वो तो पहले ही डरे हुए थे। मेरी बात सुनकर वो भी सहम गए और मेरी हिम्मत को दाद देने लगे। सर जी, ये आपका हौसला है जो इस चौकी में अकेले सोते हैं। आपसे पहले जितने भी इंचार्ज तैनात हुए थे, या तो वो भाग गए या लापता हो गए, जबकि इनमें से अक्सर रात में पास वाले कस्बे में जाते थे जहां नाइट क्लब में मस्ती करते थे, जबकि चौकी खाली रहती थी और सुबह को वापस आते थे। यहाँ ना तो कोई चेक करने वाला है और ना ही महकमे से यहाँ आना कोई पसंद करता है। सब डरे हुए लोग हैं। हम तो सिर्फ दिन में ही ड्यूटी करते हैं और रात को एक दूसरे के सहारे से कभी कभार यहाँ पर सो जाते हैं, मगर सलाम है आपको जो रात को भी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाते हैं। फिक्रे माश की वजह से ये सब करना पड़ता है। और मैं कोई अमीरजादा नहीं। मुकामी लोग तो दिन में भी फॉरेस्ट आने से कतराते थे, जबकि पास वाली चौकियों के ऐसे ही हालात थे। कभी कभार दूसरी चौकियों का भी चक्कर लगाता था, लेकिन वो भी चौकी नंबर 130 को खतरनाक तरीन चौकी मानते थे। एक रात का जिक्र है, मैं चौकी में सो रहा था
باہر موسم بہت خطرناک تھا۔ شدید بارش اور طوفانی ہواؤں کے شور کے ساتھ آسمانی بجلی کی چمک نے جنگل کا ماحول پر اسرار بنا دیا تھا۔ آج میرا پالتو بھیڑیا چیخ رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بند کر کے دروازے کی کنڈی لگا دی اور خود سگریٹ کے کش لینے لگا۔ اچانک باہر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ شاید کسی مسافر کی گاڑی خراب ہو گئی ہو اور اسے میری مدد درکار ہو۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا۔ باہر ایک خوبرو لڑکی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ معاف کیجیے، وہ دراصل میری کار خراب ہو گئی ہے۔ مدد کے لیے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی لیکن کار نظر نہیں آئی۔ یہ آپ کی کار تو نظر نہیں آ رہی، وہ زیر لب مسکرائی۔ دراصل یہاں سے کافی دور میری کار کھڑی ہے۔ میں کافی دور نکل آئی ہوں، بارش رک جانے تک میں کیا یہاں رک سکتی ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، آپ اندر تشریف لائیں۔ اس کے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی میرا پالتو بھیڑیا جو دوسرے کمرے میں بند تھا زور زور سے چلانے لگا، تو وہ لڑکی شدید سہم گئی اور فوراً پیچھے مڑ گئی۔ ارے میڈم ڈرو نہیں، یہ میرا پالتو بھیڑیا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور وہ دوسرے کمرے میں بند ہے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک کونے میں رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے جبکہ بھیڑیا مسلسل شور مچا رہا تھا۔ دیکھو میڈم، آپ کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو سب سے پہلے واش روم میں اپنے کپڑے چینج کر لینے چاہیے۔ میں نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، واش روم اس طرف ہے۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ پڑی، نہیں نہیں، مجھے اس کمرے میں نہیں جانا، میرا مطلب واش روم کی ضرورت نہیں۔ عجیب بات ہے، وہ پھر یہاں کس لیے آئی تھی؟ میں نے کہا، میڈم میں کوئی مکینک نہیں، اس چوکی کا انچارج ہوں اور یقین مانے میں ایک شریف انسان ہوں۔ وہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ بولی، ڈر آپ سے نہیں، اندر بیٹھے بھیڑیے سے لگتا ہے۔ وہ خوبصورت تو بہت تھی لیکن اس کی آواز بہت ہی عجیب اور بے سری تھی۔ وہ اس طرح بات کرتی جیسے کوئی خونخوار شکار دیکھ کر غراتا ہو۔ آپ کو اس ویران جنگل میں ڈر نہیں لگتا؟ اس کے سوال پر میں مسکرایا اور سگریٹ نکال کر کش بھرنے لگا۔ نہیں، میرا مختصر جواب سن کر وہ بھی مسکرائی۔ لیکن خودکشی کے لیے چوکی نمبر 130 میں کیوں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تب میری نظر اس کے پورے سراپے پر پڑی۔ اس کے تو پاؤں الٹے تھے، پچھل پیری یعنی چڑیل۔ میں نے جلدی سے بندوق اٹھائی اور اس کی طرف تان کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ بلا میری طرف مڑی۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اور میری بندوق کو کیا ہو گیا؟ ٹریگر دبانے کے باوجود وہ نہیں چلی تو اسے پھینک کر میں نے خنجر نکالا، لیکن میرے ہاتھ بھی سن ہو گئے۔ میرا پورا جسم پیرالائز ہو گیا، جیسے میں پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ میری کیفیت سے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آئی اور بولی، بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ جنگل ہمارا ہے اور یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اگلی مرتبہ اس جگہ کے آس پاس بھی نظر آئے تو چیر پھاڑ کر رکھ دوں گی۔ وہ کب کی چلی گئی تھی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ اس کے جانے کے بعد بھی گھنٹوں میں وہاں بت بنا کھڑا رہا۔ آخر کار مجھے ہوش آ گیا اور باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی ذی روح نظر نہ آئی۔ بارش رک چکی تھی۔ میں واپس کمرے میں آیا، لیکن میری حالت شدید خراب تھی اور بے ہوش ہو کر بستر پر گر پڑا۔ اگلے دن ہوش آیا۔ میرے محتاط اہلکار میرے سر کے اوپر کھڑے تھے۔ سر اٹھے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ان کو سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ شدید ڈر گئے اور میری حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ مجھے شدید بخار تھا۔ ڈیوڈ نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور بخار کی گولی نکال کر مجھے دی۔ اس چڑیل کی ہیبت ابھی تک میرے حواس پر طاری تھی۔ میتھیو بولا،
सर, मैंने सुना है कि हवाई मखलूक यानी भूत प्रीत भेड़िए से बहुत डरते हैं, और भेड़िया ही वो वाहिद जानवर है जिसे जिन भूत दिखाई देते हैं, और वो इनसे लड़ता भी है। तो जिस वक्त वो चुड़ैल लड़की के रूप में आई थी, हमारा पालतू भेड़िया क्या कर रहा था? वो अब भी दूसरे कमरे में बंद था। हमने दरवाज़ा खोला और भेड़िया जो एक कोने में था और हमें जिंदा सलामत देखकर भागता हुआ मेरे कदमों में आकर बैठ गया। शायद इसने इस चुड़ैल की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, इसीलिए पूरी रात जब तक वो चुड़ैल घर में मौजूद थी, वो जोर जोर से चीखता रहा। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल गया कि भेड़िए को ऐसी नदीदा मखलूक भी दिखाई देती है। कुछ दिन तबीयत खराब रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता तबीयत बहाल होने लगी। मैंने घर वालों से इस बात का जिक्र नहीं किया। डैड के गुजर जाने के बाद मामा ने बहुत मुश्किलों से मुझे पाला पोसा और पढ़ाया था। अब आखिरी उम्र में मामा के लिए कोई भी सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं हमेशा इनको हौसला देता और अब भी यही रूटीन थी, जबकि मेरी बीवी मुझे हमेशा टोकती रहती और ये कहती थी कि मुझे अपनी परेशानी बयान नहीं करनी आती। आज तबीयत कुछ बोझल सी थी, इसलिए मैं रात देर तक सड़क पर चहलकदमी कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो सड़क किनारे किसी गाड़ी के इंतज़ार में शायद खड़ी थी। मैंने समझा ये वही चुड़ैल है जो दूसरा रूप बदलकर मेरे सामने खड़ी थी। सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, मुहावरे के मुताबिक मुझे अब डर लग रहा था। मैं डरते डरते इसके करीब आया। पहले तो मैंने इसके पाँव की तरफ गौर से देखा। जब पूरी तसल्ली हो गई कि इसके पाँव बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल हैं, तब जाकर कहीं मुझे हौसला मिला और बात की। मैडम, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो बड़ी मासूमियत से बोली। मैं रास्ता भटक गई हूँ और किसी गाड़ी की लिफ्ट के लिए खड़ी हूँ। शुक्र है चौकी नंबर 130 वहाँ मौजूद थी, जो कभी कभार मुसाफिर खाने में बदल जाती थी, और ऊपर से मेरी हमदर्दाना तबीयत। खैर, वो मेरे साथ चौकी में आ गई। ऐसे देखकर भेड़िया भी खामोश रहा। फिर जाकर मेरी तसल्ली पक्की हो गई कि वो चुड़ैल नहीं। इसे खाना वगैरह सर्व किया और काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। सुबह होते ही इसने शुक्रिया अदा करते हुए अपनी राह ली। हालात मामूल पर आ गए। एक रात बदकिस्मती से मेरी चौकी के सामने सड़क पर एक होलनाक हादसा हुआ। दो कारें आपस में टकरा गई और दोनों में बैठे मुसाफिर फौत हो गए। सुबह तक पुलिस आ गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था ऐसी वीरान सड़क पर ऐसा खौफनाक एक्सीडेंट होना कैसे मुमकिन है। वो सारे लोग एक ही बात दोहराते थे कि पिछले सारे वाकयात की तरह इसमें भी किसी गैर मर्जी मखलूक का हाथ हो सकता है। खैर, जितने मुंह इतनी बातें। अगले दिन महकमा जंगलात से हमें ऑर्डर मिला कि आज के बाद हम तीनों अहलकार रात के वक्त इकट्ठे चौकी में ड्यूटी देंगे। लेकिन डेविड और मैथ्यू को चौकी में सोने के लिए मुश्किल पेश आ रही थी और इनकी वजह जायज़ भी थी। वो दोनों मुकामी थे, लेकिन सरकारी ड्यूटी थी, इसलिए फ़िलहाल मुसलहतन खामोश रहे। वो एक रात का जिक्र है जब हम सो रहे थे कि मुझे ख्वाब में अपनी मामा नज़र आई। मैंने ख्वाब में भी सोया हुआ खुद को पाया कि अचानक मुझे मामा ने जगाया। उठो बेटा जोसेफ, आओ मेरे साथ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो नींद से उठा, मुझे मेरा हाथ पकड़कर मामा दूर ले गई और मुझसे बोली, बेटा ये नौकरी छोड़ दो। ये बात सुनते ही मेरी आंख खुल गई और मुझे इस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब खुद को बेदारी की हालत में चौकी से बहुत दूर पाया। मैं यहाँ किस तरह पहुंचा मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब मैं वापस चौकी नंबर 130 में आया तो मैथ्यू, डेविड समेत पालतू भेड़िए को मुर्दा हालत में पाया। किसी ने तीनों को बेदर्दी से चीर फाड़ डाला था। इनकी मौत के साथ ही मैंने नौकरी भी छोड़ दी और वापस अपने गांव आ गया। मुझे तो मामा की दुआओं ने बचा लिया, मगर इस चुड़ैल ने इन तीनों को मारकर अपनी दहशत दोबारा कायम कर ली थी।